आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, जिसमें हम बात करेंगे कंसेप्ट की, डिमांड शेड्यूल की। उसके अलावा हम बात करेंगे डिमांड कर्व की, उसका स्लोप किस तरह से होगा, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स की और लॉ ऑफ डिमांड की। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले कंसेप्ट की बात करें तो कि आखिर डिमांड क्रिएट कैसे होती है। यहाँ पर अगर डिमांड की बात करें तो जो डिमांड का कंसेप्ट है, डिमांड फॉर ए कोमोडिटी इज़ द डिज़ायर टू बाय ए कोमोडिटी बैक्ड बाय सफिशेंट परचेजिंग पावर। यानी कि जो ख़रीदने वाला पर्सन है उसके पास अगर सबसे पहले तो परचेजिंग पावर होनी चाहिए, उसके बाद उसकी विलिंगनेस यानी कि इच्छा हो कि वो खर्चा करना चाहता है, उसके बाद ही किसी कोमोडिटी के लिए डिमांड क्रिएट हो गई। यानी कि सबसे पहले तो ख़रीदने वाले के पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, उसके अलावा उसका मन होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि वो सामान को ख़रीदना चाहता है और उस पर खर्चा करना चाहता है, तभी डिमांड क्रिएट होगी। ये है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है हमारे पास कि आखिर डिमांड शेड्यूल क्या है। तो यहाँ पर दो तरह के डिमांड शेड्यूल होते हैं, एक है इंडिविजुअल, एक है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पर अब हम डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे कि आखिर डिमांड शेड्यूल क्या चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करें, इट शोज़ द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डैट वन पर्टिकुलर बायर इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेज ऑफ कमोडिटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमें क्या शो करेगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमें शो करेगा कि एक पर्टिकुलर बायर एक गिवन टाइम पे एक गिवन प्राइस में कितना सामान ख़रीदता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्सन ए है, अब वो जैसे जैसे प्राइस कम या ज़्यादा होता है किस तरह से वो परचेज़ करता है उसे देखेंगे अब हम। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम के थ्रू इसकी बात करें तो जब गुड का प्राइस 1 था वो परचेज़ कर रहा था 4 यूनिट, जब प्राइस 2 हो गया वो परचेज़ कर रहा है 3 यूनिट, प्राइस 3 होने पर 2 यूनिट और प्राइस 4 होने पर 1 यूनिट। यानी कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि इन्वर्स रिलेशन हो गया डिमांड में और प्राइस में। यानी कि अगर किसी चीज़ की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जो कि इस केस में हो रहा है। यहाँ पर अगर इसका हम डायग्राम के थ्रू देखें तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व यहाँ वाई एक्सिस पर प्राइस शो हो रहा है और एक्स एक्सिस पर यूनिट शो हो रही हैं। जब प्राइस 4 है तो यूनिट 1 परचेज़ हो रही है, जब प्राइस 3 है तो 2 यूनिट परचेज़ हो रही हैं, 2 प्राइस हो गया तो यूनिट 3 हो गई, प्राइस 1 होने पर यूनिट 4 होगी। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमें ये दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर बायर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज़ में कितनी परचेज़ कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है मार्केट डिमांड कर्व। यानी कि मार्केट डिमांड कर्व क्या होगी, एक मार्केट में, यानी कि अब मार्केट है तो काफ़ी सारे बायर होंगे, तो यहाँ पर किस तरह से ये काम करता है इसकी बात करते हैं। इट शो वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कोमोडिटी दैट ऑल बायर इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइस ऑफ कोमोडिटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यानी कि जो हमने इंडिविजुअल वाला किया था अभी डिमांड कर्व, उसमें सिंगल पर्सन था। अब मार्केट की बात हो रही है तो एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है ऑल बायर्स। तो यानी कि एक से ज़्यादा बायर जब होंगे किस तरह से वो परचेज़ कर रहे हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पर जब प्राइस जो है वो एक्स गुड का 1 है तो जो पर्सन ए है वो परचेज़ कर रहा है 4 यूनिट, वहीं पर्सन बी परचेज़ कर रहा है 5 यूनिट। प्राइस जब गुड का 2 हो गया तो ए पर्सन परचेज़ कर रहा है 3 यूनिट, बी पर्सन 4 यूनिट। जब प्राइस 3 हो गया तो ए पर्सन परचेज़ कर रहा है 2 यूनिट और दूसरा पर्सन जो बी है वो परचेज़ कर रहा है 3 यूनिट। और जब प्राइस 4 हो गया यहाँ पर पर्सन ए परचेज़ कर रहा है 1 यूनिट और यहाँ पर पर्सन 2 परचेज़ कर रहा है 2 यूनिट। यानी कि मार्केट की बात हो रही है तो यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, लेकिन यहाँ पर टेबल में यहाँ पर एजम्पशन ली गई है कि पूरी मार्केट में 2 ही पर्सन है, यानी कि 2 पर्सन को लेकर समझाने की कोशिश की गई है। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, चाहे ए के केस में देखें चाहे बी के केस में देखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो बी की डिमांड है वो ए से ज़्यादा। तो यहाँ पर टोटल यूनिट जो है हम कंबाइन कर लेंगे
4 + 5 9, उसके बाद 3 यूनिट ए की, 4 यूनिट बी की 7, उसी तरह से 2 + 3 5 और 1 + 2 3। अब देखते हैं यहाँ पर इसे हम ड्रॉ कैसे करेंगे। डिमांड कर्व और स्लोप में मार्केट डिमांड की बात करें तो यानी कि सबसे पहले पर्सन ए वाले का हम ड्रॉ करेंगे। जब प्राइस 4 था, 1 परचेज़ कर रहा था, 3 होने पर 2, प्राइस 2 होने पर 3 यूनिट और 1 होने पर 4 यूनिट। सिमिलरली बी का केस था 4, जब प्राइस था तो वो 2 यूनिट परचेज़ कर रहा था, प्राइस 3 हो गया, वो 3 यूनिट परचेज़ करने लग गया, 2 प्राइस होने पर 4 यूनिट परचेज़ कर रहा है, 1 प्राइस होने पर 5 यूनिट परचेज़ कर रहा है। अब मार्केट डिमांड कर्व में क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा यानी कि ऐड करने के बाद। तो टोटल यूनिट ये देखें, अगर हम प्राइस 4 है, 1 यूनिट जो है वो ए की है, 2 यूनिट बी है की है, टोटल यूनिट हो गई 3। सिमिलरली यहाँ पर थी 2 यूनिट, प्राइस 3 होने पर 2 यूनिट, यहाँ पर थी 3 यूनिट, टोटल हो गया 5। उसी तरह से 3 + 4 7 यूनिट, फिर 4 + 5 9 यूनिट, यानी कि टोटल डिमांड जो ए और बी ने क्रिएट की उसको मिलाकर बन गई है मार्केट डिमांड कर्व। तो ये कंसेप्ट था कि आखिर डिमांड शेड्यूल किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमने जो कंसेप्ट किया था वो था डिमांड का कंसेप्ट, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर किया डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल के बाद इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और उसके बाद हमने बात की मार्केट डिमांड कर्व की, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन होंगे और दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। सो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि जो डिमांड है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें डिमांड को अफेक्ट करेंगी। जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो आता है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ पर प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है, जैसा कि हमने पहले ही बात की है। इन्वर्स किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल जो हमने ऊपर किया था कि कोई पर्सन ए है, वो जब प्राइस किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो वो डिमांड कम करेगा, यानी कि इन्वर्स हो गया, प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड नीचे आ रही है। सिमिलरली डिमांड हाई कब होगी, जब प्राइस डाउन होगा, यानी कि प्राइस का और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं यानी कि एक चीज़ जो दूसरे को रिप्लेस कर सके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आता है टी और कॉफ़ी का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्जांपल यही यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर टी का प्राइस ज़्यादा होगा तो कुछ लोग कॉफ़ी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, वहीं कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा होगा तो टी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। यहीं पर सब्स्टिट्यूट गुड का अगर एक और एग्जांपल लें हम, फॉर एग्जांपल एक कार है जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। सिमिलरली एक न्यूज़ आई कि जो बाइक है वो सिर्फ मिलेगा आपको 5,000 रुपये में। तो इसके काफ़ी चांसेस हैं कि जो पर्सन कार की तरफ शिफ्ट होने वाला था वो वहाँ से बाइक की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो इस केस में क्या हुआ, प्राइस तो कम हुआ बाइक का, लेकिन डिमांड कम हो गई कार की। यानी कि जो ये व्हीकल हैं दोनों ही, कार भी और बाइक भी, यानी कि एक दूसरे को ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे ही जो बाइक था उसका जो प्राइस जैसे ही नीचे गया, जो कार की डिमांड थी वो भी नीचे हो गई, यानी कि दोनों नीचे जा रही हैं, कार की डिमांड भी और बाइक का प्राइस भी। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, एक की कीमत नीचे हो रही है, दूसरे की डिमांड नीचे हो रही है। सिमिलरली जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जिनका एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसे पेन और इंक, यानी कि अगर इंक का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो हो सकता है पेन की डिमांड कम हो जाए, क्योंकि इंक और पेन कॉम्प्लीमेंट्री गुड ने, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। सिमिलरली यहाँ पर एग्जांपल यूज़ होता है ब्रेड एंड बटर वाला, या अगर बटर का जो प्राइस है वो हाई हो गया तो उसका ब्रेड की डिमांड पर भी असर पड़ेगा, यानी कि दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। इसी में एक और एग्जांपल अगर हम लें तो वो है पेट्रोल का और कार का, यानी कि अगर यहाँ पर अगर जो पेट्रोल का प्राइस अगर अचानक से 2,000 रुपये हो गया तो उसका डायरेक्ट असर कार की डिमांड पर बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और कार दोनों ही यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। जैसे पेन और इंक के केस में था, अगर
जो इंक है उसकी कीमत अचानक से 3 गुना हो गई, यानी कि जो इंक 5 रुपए की आती थी वो 15 की हो गई, तो उसका असर पेन की कीमत पे पड़ेगा और उसका डायरेक्ट असर डिमांड पे पड़ेगा, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी। तो यानी कि ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले है प्राइस, जो कोमोडिटी है उसका खुद का प्राइस, जिसके साथ इनवर्स रिलेशन होगा। प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलर केस था सब्सिट्यूट गुड्स में, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक चीज़ दूसरे को सब्सिट्यूट कर रही है, जैसे टी, कॉफ़ी, कार, बाइक, ये एग्जांपल हमने किया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यानी कि एक चीज़ का दूसरे के बिना नहीं चल सकता, जैसे पेन और इंक, उसी तरह से ब्रेड और बटर, उसी तरह से एग्जांपल लिया था हमने कार और पेट्रोल का। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है टेस्ट और प्रेफरेंसेस, यानी कि किसी चीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, तो वो किसी दूसरे ब्रांड पर या किसी दूसरी चीज़ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसका असर पड़ेगा उस जो गुड है उसकी डिमांड पर। सिमिलरली पांचवा पॉइंट है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन यानी कि फ्यूचर को सोचकर अगर हम देखें इस पॉइंट को, कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि ये जो गुड मैं परचेज़ कर रहा हूँ इसकी फ्यूचर में जो है कीमत बढ़ने वाली है, तो वो आज ही काफ़ी सारे गुड्स वो परचेज़ कर लेगा, जिससे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन कंज्यूमर को अगर लगता है कि फ्यूचर में जो है उसकी डिमांड जो है वो सेम ही रहने वाली है और प्राइस कम होने वाला है, तो वो आज उसे कम परचेज़ करेगा। यानी कि फ्यूचर को लेकर जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती हैं जो डिमांड है उस पर। लास्ट पॉइंट आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पर जो डिमांड है वो ज़्यादा करेगा, लेकिन इनकम जैसे ही कम होगी वो डिमांड भी कम करेगा। हालांकि इस केस में भी कहीं ना कहीं गिफिन गुड्स अलग चीज़ हैं, क्योंकि वो ऐसी गुड्स होती हैं जैसे ही उनका प्राइस कम होता है उनकी डिमांड भी कम हो जाती है, तो वो एक्सपेक्टेशन वो अलग चीज़ है। गिफिन गुड्स वाला टॉपिक फिर कभी करेंगे। तो ये थे डिमांड के डिटर्मिनेंट, सबसे पहले ऑन प्राइस, फिर सब्सिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, टेस्ट प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन और इनकम ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आता है लॉ ऑफ डिमांड। तो यानी कि ये जो डिमांड किस तरह से काम करती है उसका लॉ क्या कहता है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जो कोमोडिटी है उसका प्राइस और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। जैसे हमने पहले एग्जांपल किया, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें एक वर्ड यहाँ पर देखना है हमें, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अदर थिंग्स कौन सी हैं जो हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की बात की, एक्सपेक्टेशन, इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि ये सब चीज़ें अगर कांस्टेंट हैं तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होगा प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। यानी कि प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड की देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करें, लॉ ऑफ डिमांड वाले ही कंसेप्ट को। कोई चीज़ का प्राइस था 10 रुपये, फिर हो गया 9 रुपये, फिर हो गया 8 रुपये। तो यहाँ पर जब उसका प्राइस 10 था तो यूनिट जो डिमांड हो रही थी वो थी 100। जैसे प्राइस उसका कम हो गया डिमांड बढ़ गई, 100 से 150 पहुँच गई। जैसे ही प्राइस और कम हुआ डिमांड जो है वो 200 तक पहुँच गई। यानी कि इसे समझने की कोशिश करें तो जब प्राइस P था डिमांड हो रही थी Q यूनिट की। जैसे ही प्राइस P1 हो गया, P से P1 यानी कि जो प्राइस है वो कम हो गया, डिमांड बढ़ गई, Q से हो गई Q1, यानी कि डिमांड इस तरफ शिफ्ट कर गई, प्राइस नीचे आ गया। यानी कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ती जाएगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन यहाँ पर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये कंसेप्ट हमें याद रखना होगा। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन क्या क्या कहती हैं, जो सिमिलर ऊपर हमने समझने की कोशिश की। अजम्पशन में फर्स्ट पॉइंट है कि जो टेस्ट और प्रेफरेंस है कंज्यूमर का वो चेंज नहीं हुआ है, वो कांस्टेंट है। उसी तरह से जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद कंज्यूमर डोंट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। और कंज्यूमर को जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि
कल को किल्लत होगी तो वो आज ज़्यादा परचेज़ कर ले, या कल को प्राइस कम होगा तो वो आज परचेज़ ना करे। यानी कि एक्सपेक्टेशन को लेकर भी कोई यहाँ पर चेंजिंग नहीं होने वाली, वो भी कांस्टेंट रहेगी। उसके अलावा जो प्राइस है रिलेटेड गुड का, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यानी कि लो ऑफ डिमांड की यही अजम्पशन है कि टेस्ट भी, वो जो प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं हो रही है, इनकम भी सेम है, जो एक्सपेक्टेशन भी सेम है, और कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस भी सेम है। यानी कि चेंज कहाँ पर आएगा? सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस का, जो कमोडिटी का प्राइस है उसमें जैसे ही प्राइस जो है वो बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ये हैं लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड ही क्यों होता है, तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट समझना होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज, मार्जिनल यूटिलिटी derived from each successive unit goes on diminishing accordingly. For every additional unit to be purchased the consumer willing to pay less. तो यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी कोमोडिटी की कंजप्शन बढ़ेगी वैसे वैसे कंज्यूमर के लिए उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इसीलिए बाद में कंज्यूमर उसी चीज़ के लिए कम प्राइस पे करना चाहेगा। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ए था, उसको किसी गुड एक्स का पता चला, तो उसने पहली बार परचेज़ की तो उसने एक प्राइस पे किया, लेकिन जब वो दोबारा सेम चीज़ परचेज़ करेगा तो वो उसके लिए कम कीमत पे करना चाहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो रूल है वो यही कहता है कि जैसे जैसे किसी कोमोडिटी की जो कंजप्शन है वो इंक्रीज़ होगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड होगी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट वो कम होती जाएगी, इसीलिए हर एक एडिशनल यूनिट के लिए वो कम पे करना चाहिए। इसे एक और एग्जांपल से अगर समझें, कोई पर्सन ए है, सिमिलर पर्सन है, उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो वो जो पहली रोटी खाएगा वो उससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, दूसरी उससे कम देगी, तीसरी उससे कम देगी, चौथी उससे कम देगी, पाँचवीं उससे कम देगी। यानी कि जैसे जैसे वो एडिशनल एक एक रोटी खाता जा रहा है, उसकी जो यूटिलिटी है, रोटी की जो वैल्यू है उसके लिए वो कम होती जा रही है, क्योंकि जब उसे ज़्यादा भूख थी, उसे जो सबसे पहली जो रोटी मिली उससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसे मिली। तो यही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल कहता है कि जो जहाँ पर कमोडिटी की कंजप्शन इंक्रीज़ हो रही है तो जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है हर एक सक्सेसिव यूनिट के साथ वो कम होती जाएगी, इसीलिए वो जो कंज्यूमर है वो कम पे करना चाहेगा उसका प्राइस। इसीलिए जो डिमांड का कर्व है वो स्लोप जो है उसका वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ होता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मीनिंग क्या है? यहाँ पर इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द रियल इनकम ऑफ बायर चेंजेस owing to change in the price of commodity with a fall in price, real income increasing accordingly, demand for commodity expand। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट क्या कहता है? रियल इनकम एक वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये जो वर्ड है ये इसलिए यूज़ हुआ, फॉर एग्जांपल किसी जो कोमोडिटी का प्राइस था 100 रुपये, जैसे ही वो 80 रुपये हुआ यानी कि प्राइस डाउन हो गया, तो उसका असर क्या हुआ? उसकी जो रियल इनकम थी वो बढ़ गई, क्योंकि जहाँ उसे 100 रुपये पे करने पड़ रहे थे वहाँ वो 80 पे कर रहा है। 20 रुपये से जैसे रियल इनकम बढ़ी वो डिमांड भी बढ़ा देगा, यही कह रहा है यहाँ पर वर्ड। जो इसे दोबारा देखें हम, इनकम इफेक्ट रेफर टू द इफेक्ट demanded when the real income of the buyer changes owing to change in the price of commodity with fall in price। जैसे ही जो गुड्स है उसकी प्राइस जो है वो हल्की सी कम हुई, यहाँ पर जो रियल इनकम थी उसकी वो इंक्रीज़ हो गई और इसलिए डिमांड बढ़ गई। यानी कि यहाँ पर जैसे जैसे उसकी रियल इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी और यहाँ पर कर्व डाउनवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर जो इनकम का इफ़ेक्ट है ये भी दो तरीक़ों से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उस केस में तो रियल इनकम इंक्रीज़ होगी जब, तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा। लेकिन दूसरे केस में कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनको गिफिन गुड्स भी कहते हैं, जिनके लिए वर्ड यूज़ होता है गिफिन पैराडॉक्स। तो ये जो गुड्स होती हैं जैसे जैसे उसकी रियल इनकम बढ़ती है वो इन गुड्स की डिमांड कम करता है, क्योंकि जब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो नॉर्मल गुड्स परचेज़ कर सकते हैं, तो वो
सस्ते वाली गुड्स परचेज़ नहीं करेगा, यानी कि चीप गुड्स परचेज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर इनका केस यही है। और दूसरी तरफ अगर इनकी जो प्राइस खुद ब खुद कम होता है तो इनकी डिमांड भी कम हो जाती है, यानी कि इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव ही होगा, जैसे जैसे जो डिमांड है वो उस केस में बढ़ेगी जब उसकी इनकम बढ़ेगी। तो थर्ड केस की बात करें तो यहाँ पर आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या हमें बताएगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी टू अदर। जैसे हमने बात की थी टी और कॉफ़ी की, कार और पेट्रोल की, सिमिलर केस है। कार और पेट्रोल था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा कार और बाइक की। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यही कहता है कि एक कमोडिटी अगर दूसरी से चीपर हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है एक्स और वाई का, इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी है जिसका नाम था एक्स, दूसरी का नाम था वाई। हुआ क्या कि जो एक्स कमोडिटी थी इसका प्राइस डाउन हो गया, तो उस केस में क्या होगा? अब ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स और वाई। हुआ क्या, एक्स की जो कीमत थी वो कम हो गई, इससे क्या होगा? एक्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट थे। एक्स की कीमत कम हुई तो एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अब एक्स की डिमांड अगर बढ़ेगी कीमत कम होने के कारण, तो वाई की डिमांड तो कम होगी ही। क्यों? क्योंकि कीमत एक्स की कम हुई, एक्स की डिमांड बढ़ गई, लेकिन एक्स और वाई एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट थे। तो यहाँ पर वाई की जो कीमतें हैं वो रेड्यूस नहीं हुई हैं, तो उसकी डिमांड जो है वो रेड्यूस हो जाएगी। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, दोबारा इसे पढ़ते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन बिकम रिलेटिवली चीपर। So when one price of commodity X falls, it becomes cheaper in relation to commodity Y. Accordingly, X is substitute for Y. It expand the demand due to substitution effect. यहाँ पर प्राइस X का कम हुआ इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर X Y का सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पर Y की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है साइज़ ऑफ कंज्यूमर। हम टॉपिक कर रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। इसमें फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो वो है साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, यानी कि कंज्यूमर ग्रुप का साइज़ क्या है। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स मैनी मोर बायर कैन अफोर्ड इट, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर कमोडिटी एक्सपेंड। यानी कि जब जब कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीद पाएंगे, क्योंकि वो अफोर्डेबल हो जाएगा। इसी कारण से डिमांड जो है वो कमोडिटी की एक्सपेंड हो जाएगी और इसी कारण से उसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है। यहाँ पर इसके पांचवें और आखिरी पॉइंट की बात करें तो डिफरेंट यूजेस। गुड्स में हैव सेवरल यूजेस लाइक मिल्क। अब मिल्क से हम कर्ड भी बना सकते हैं, चीज़ भी और बटर भी। तो अगर मिल्क का प्राइस कम होगा और इसके अलग अलग यूज़ हैं, तो यानी कि उसकी जो डिमांड है मिल्क की बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मिल्क का प्राइस ज़्यादा होगा, डिमांड उसकी कम हो जाएगी, तो उसका इफ़ेक्ट बाकी सभी चीज़ों पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर यही है कि एक वस्तु के कई सारे यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर मिल्क का एग्जांपल है, मिल्क से कर्ड भी बनेगा, चीज़ भी बनेगा और बटर भी। अगर जो प्राइस है वो मिल्क का अगर रेड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल दूसरी चीज़ों में ज़्यादा होना शुरू होगा, जिससे डिमांड जो है वो यहाँ पर मिल्क की बढ़ जाएगी। प्राइस रेड्यूस होते डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ऐसा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो यहाँ पर ये थे 5 पॉइंट कि आखिर जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड ही क्यों होता है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आखिर क्यों जो गुड्स हैं वो ज़्यादा परचेज़ की जाती हैं जब उसका प्राइस कम होता है, कि आखिर प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ क्यों जाती है, जिस कारण से इसे दूसरी तरह से हम लिखते हैं कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डाउनवर्ड की तरफ क्यों होता है स्लोप, यानी कि जब प्राइस उसका कम होता है गुड्स की डिमांड क्यों बढ़ जाती है। सबसे पहला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, दूसरा था इनकम का इफ़ेक्ट है, तीसरा था सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है, फोर्थ पॉइंट था यहाँ पर साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, और पांचवा पॉइंट था इसमें डिफरेंट यूजेस। यहाँ पर
उसके बाद कंसेप्ट आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। यहाँ पर इसे हम डायग्राम से अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट हम करने वाले हैं वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। इसके अंदर क्या होगा कि जो डिमांड कर्व हमने जो ऊपर हमने फ़ोटोज़ में देखा, जो हमने डायग्राम वगैरह किए कि मूवमेंट कैसे हो रही थी डिमांड कर्व में, या फिर चेंज कैसे हो रही थी क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर हमने जब इसका किया था डिमांड का, उसमें दो वर्ड्स किए थे जो उसकी डेफिनेशन में। एक तो जो इन्वर्स रिलेशन होगा प्राइस में और कमोडिटी में, यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन उसमें दूसरा जो हमने वर्ड किया था वो था कि जो अदर फैक्टर हैं वो सब सेम रहेंगे। तो यहाँ पर जो चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में या चेंज इन डिमांड, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्वांटिटी डिमांडेड जो वर्ड यूज़ हो रहा है ये उस केस में यूज़ होगा जब जो प्राइस है कमोडिटी का वो कम या ज़्यादा हो रहा है, जिसका असर डिमांड पर पड़ेगा। लेकिन चेंज इन डिमांड तब होगा जब प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन अदर फैक्टर में चेंज आ गया। इसे समझने की कोशिश करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो यहाँ पर ये जो चीज़ है कंसेप्ट क्या कहता है, when due to change in own price alone quantity demanded of a commodity changes, it is expressed by different point on the same demand curve, it is also called movement along a demand curve or change in quantity demanded। तो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ओन प्राइस अलोन, यानी कि कोई गुड्स एक्स थी, उसका प्राइस बढ़ गया, उसकी डिमांड कम हो गई, उसका प्राइस कम हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई। यानी कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो प्राइस है, सिर्फ प्राइस की बात हो रही है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर इसे शो कैसे करेंगे उसकी बात की गई है। यहाँ पर दो ही केस बनेंगे, अगर प्राइस रेड्यूस होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पर दो कंसेप्ट बनेंगे, एक में डिमांड बढ़ेगी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दूसरी में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ पर प्राइस 5 था, डिमांड 1 यूनिट की हो रही थी। यहाँ पर प्राइस 1 हो गया, डिमांड 5 पर शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पर डिमांड एक्सटेंड हो गई। दूसरा केस क्या था, प्राइस यहाँ पर जो था वो 5 था, डिमांड 1 यूनिट की थी, और यहाँ पर प्राइस 1 शिफ्ट होते ही डिमांड हो गई है 5 यूनिट की। यहाँ पर था प्राइस 5, डिमांड 1 थी, प्राइस 1 हो गया, डिमांड 5 हो गई। प्राइस कम होते ही जो डिमांड है वो बढ़ गई। इस केस में क्या था, जब प्राइस 1 था तो यूनिट 5 परचेज़ हो रही थी, प्राइस 5 हो गया, यूनिट 1 परचेज़ हो रही है। यानी कि जैसे ही प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुआ, डिमांड जो है वो अपने आप ही कम हो गई। तो ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये किस केस में होगा, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा, यानी कि बाकी सभी फैक्टर को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। इसे कहेंगे मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि जो मूवमेंट हो रही है वो सिंगल जो डिमांड कर्व है, एक सिंगल डिमांड कर्व जो बन रही है उसके ऊपर ही जो है वो मूवमेंट हो रही है, कम या ज़्यादा। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। अब इस केस में क्या होगा, इन दिस केस द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। दिस टाइप ऑफ चेंज टेक प्लेस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू फैक्टर्स चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी सच एज चेंज इन इनकम फैशन। तो यानी कि दूसरा केस आ गया कि जब डिमांड कर्व इसमें जो है वो शिफ्ट होगी, क्यों, यानी कि जो प्राइस है कोमोडिटी का उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो कंज्यूमर का टेस्ट है, फैशन है, इनकम है, प्रेफरेंस है, एक्सपेक्टेशन है, उनमें चेंज आ गया। यानी कि जब प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है कोई भी, लेकिन जो अदर फैक्टर थे उनमें चेंज आ गया, तो उस केस में या तो जो कर्व बनेगी वो अपवर्ड शिफ्ट होगी या डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। यहाँ पर सबसे फर्स्ट केस की बात करें तो इंक्रीज़ इन डिमांड, जहाँ पर प्राइस 10 है, प्राइस 10 है, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले जब प्राइस 10 है, यूनिट परचेज़ हो रही हैं 20, प्राइस 10 ही है, यूनिट परचेज़ हो रही हैं 30। यहाँ पर इसे हम शो कैसे करेंगे, शो करने के लिए प्राइस 10 रखा हुआ है, एक बार डिमांड जो है वो हमने 20 दिखा दी, एक बार दिखा दी 30, यानी कि जो
ए और D1 पे थी डिमांड करव वो शिफ्ट हो गई बी और D2 पे, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई, डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो हमने अभी देखा कि किस तरह से जो डिमांड थी वो प्राइस सेम है लेकिन इंक्रीज़ हो गई, यानी कि जो हमने इमेज में देखा फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा था ए से बी पर। तो यहाँ पर इसके कारण क्या क्या हैं? इसका कारण सबसे पहला तो ये हो सकता है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो बढ़ गई। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो सब्सिट्यूट गुड है, जो सब्सिट्यूशन इफ़ेक्ट है यानी कि सब्सिट्यूट गुड का होगा, उसकी कीमत बढ़ गई। तीसरा कारण हो सकता है कि जो प्राइस है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का वो कम हो गया। चौथा कारण हो सकता है कि यहाँ पर टेस्ट या जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो चेंज तो हुआ है लेकिन कमोडिटी के फेवर में। किस तरह से होंगे ये चारों? यानी कि जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं है, अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ गई तो वो डिमांड बढ़ा देगा। यहाँ पर पहले 10 प्राइस था, प्राइस अब भी सेम है लेकिन उसकी इनकम बढ़ी तो उसने डिमांड बढ़ा दी। सेकंड केस क्या हुआ, जो सब्सिट्यूट गुड है, फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी थी, कॉफ़ी का प्राइस अगर ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर वो सभी लोग कहाँ पर आएंगे? टी पर, यानी कि टी का तो प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन कॉफ़ी का इफ़ेक्ट टी पर पड़ा। तीसरा कारण हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, फॉर एग्जांपल पेन और इंक का जो हमने लिया था, इंक का जो प्राइस है वो कम हो गया, उसका असर क्या होगा? पेन की जो प्राइस है उस पर भी पड़ेगा और उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हुआ, यहाँ पर डिमांड में असर पड़ गया दूसरी गुड की। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस या फिर टेस्ट है वो फेवर में चेंज हो गया, यानी कि वो ज़्यादा पसंद करने लगा गुड को तो भी वो उसकी डिमांड बढ़ा देगा। या फिर पांचवा कारण अगर हम बनाएं यहाँ पर तो वो एक्सपेक्टेशन वाला हो सकता है, फ्यूचर में उसे लगता है कि इसकी कीमत बढ़ सकती है तो वह आज इसकी डिमांड बढ़ा देगा। तो ये सभी पॉइंट किसके लिए जिम्मेवार हैं? इंक्रीज़ में, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है ए से बी पर। जो कर्व यहाँ पर ए और D1 पर थी वो बी और D2 पर शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक की बात करें इस वीडियो के, यहाँ पर डिक्रीज़ इन डिमांड कब होगा? यानी कि प्राइस 10 था, प्राइस 10 है, डिमांड पहले 30 थी अब 20 हो गई, सिमिलर केस बनेगा। यहाँ पर प्राइस 10 शो हो रहा है, डिमांड जो थी वो पहले 30 थी यानी कि ए और D1 पर थी, वो शिफ्ट हो गई बैकवर्ड यानी कि डिमांड कम हो गई, बी और D2 पर शिफ्ट हो गई, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अदर फैक्टर में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज आया होगा जिस कारण से ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है ए से बी पर। यहाँ पर इसके भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होंगे यहाँ पर। तो यानी कि जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो उसके क्या कारण है? नंबर 1 इज़ व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल, यानी कि हो सकता है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम ही कम हो गई है जिस कारण से वो डिमांड कम कर दी है उसने। सेकंड पॉइंट है कि जो प्राइस है सब्सिट्यूट गुड का वो हो सकता है कम हो गया, यानी कि अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया टी से भी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ही टी की डिमांड पर। थर्ड पॉइंट है व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेज, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है पेन और इंक वाले में इंक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया जिस कारण से पेन की डिमांड पर असर पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट हो सकता है कि जो कंज्यूमर का टेस्ट या फिर जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो गई, अगेंस्ट हो गई। जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी सेम प्राइस पे तो वो फेवर में चेंज हो रही थी, यहाँ पर हो सकता है उसके अगेंस्ट हो गई, यानी कि यहाँ पर अब उसे जो कमोडिटी वो परचेज़ कर रहा था अब उसे अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी प्राइस सेम होने पर भी। या फिर एक्सपेक्टेशन, पांचवा पॉइंट हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है कि कंज्यूमर को लग रहा हो कि जो फ्यूचर में इसका जो प्राइस है वो कम होने वाला है तो आज वो इसकी डिमांड कम कर देगा, उसे लगेगा फ्यूचर में ख़रीद लूँगा। तो ये सब कंसेप्ट थे डिमांड के, थ्योरी ऑफ डिमांड के टॉपिक के। काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमने बात की डिमांड के कंसेप्ट की, उसके बाद शेड्यूल की, इंडिविजुअल शेड्यूल था उसमें और मार्केट बेस भी था। यहाँ पर डिफरेंट जो स्लोप्स कर्व से हमने समझने की कोशिश की है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के पांचों को हमने यहाँ पर 6 पॉइंट किए और सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लॉ ऑफ डिमांड को समझने की कोशिश की है हमने, उसके बाद यहाँ पर हमने लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस भी की हैं। यहाँ पर डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, यानी कि जब
प्राइस कम होता है तो अचानक से डिमांड क्यों बढ़ती है, उसका कारण हमने जानने की कोशिश की है। डिफरेंट पॉइंट्स जो इसमें 5 थे सभी को अच्छे से समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट था कि क्वांटिटी डिमांडेड या फिर चेंज इन डिमांड कब होगा। एक में तो था फर्स्ट पॉइंट में कि प्राइस जो है उसमें चेंज हो रहा है, इसलिए जो डिमांड एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यानी कि बढ़ या घट रही है। दूसरा पॉइंट था प्राइस में कुछ चेंज नहीं हो रहा है लेकिन अदर फैक्टर में चेंज है, और जब अदर फैक्टर में चेंज है तो या तो जो प्राइस है वो तो सेम ही है, अदर फैक्टर में चेंज है, या तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और उसके कारण भी हमने कर लिए हैं। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।